हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशंस। तो एज वी नो कि इसका नाम ही है बोहर्स मॉडल। तो ये दिया था एक डैनिश फिजिस्ट नील्स बोहर ने, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे टॉपिक्स टू कवर इन दिस वीडियो, जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक मॉडल्स। देखिए, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम अबाउट एटम के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। डेली लाइफ से देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट की बात करें तो चार लोग मिलकर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं ना, कि ये प्रोडक्ट की ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये ऐसा है, वैसा है। वैसे ही साइंटिस्ट कम्युनिटी में एटम्स के बारे में या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है कि भाई इसकी तो ये प्रॉपर्टी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। बस वही डिस्कशन करते हैं, उसी को एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बताया है कि एटम की क्या क्या प्रॉपर्टी है और एटम कैसा है। ये एटॉमिक मॉडल्स आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे डाल्टन्स मॉडल ऑफ एन एटम, देन जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, और प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम भी इसे कहा गया है। फिर आपका आ गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, फिर आपका नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, और फिर आपकी आ जाती है क्वांटम थ्योरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। So this is introduction to Bohr's model of an atom. To overcome the limitations of Rutherford model of an atom, a Danish physicist Niels Bohr proposed a model of an atom based on Planck's quantum theory. तो देखिए कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां आई थी। मतलब रदरफोर्ड का मॉडल एटम के स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को या कुछ प्रॉपर्टीज़ को सही से नहीं बता पा रहा था। तो जिसे सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए नील बोहर ने अपना मॉडल दिया। इसीलिए बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पता करें कि रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी कौन सी कमी थी। तो एग्जाम में भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां थी, जिनको ओवरकम करने के लिए नील बोहर ने मॉडल दिया, और आप लिमिटेशंस को बाकायदा लिखेंगे, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या लिमिटेशंस थी, और फिर आप स्टार्ट करेंगे आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये रही लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहली लिमिटेशन है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस बाय फॉलोइंग स्पाइरल पाथ, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स it follows spiral path, then it should lose energy and finally fall on the nucleus and then the atom should collapse, which is not possible. तो देखिए, कहा क्या गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अपने रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो वो स्पाइरल पाथ उसने कहा कि स्पाइरली घूमता है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में मैक्सवेल का थ्योरी ये कहती है कि अगर वो स्पाइरली घूमता है तो उसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ टकरा कर पूरा का पूरा एटम चूर चूर हो जाएगा। बट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यही दिखाने के लिए छोटी सी वीडियो क्लिप इसके साथ ऐड की है, आप उसे देखिए और समझिए। Rutherford stated that electrons orbit the nucleus, but classical physics says it should radiate energy. Spiraling inward, it would collapse into the nucleus, which is impossible. आई होप आपको इस विजुअल क्लिप से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जो कि एसेलरेशन के दौरान या मूवमेंट के दौरान वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है और ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस के साथ टकराकर एटम को ही कोलैप्स कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पिक्चर आपके लिए ऐड की गई है, आप इससे भी कुछ चीज़ें इसके लिमिटेशन के बारे में समझ सकते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं बाकी की लिमिटेशंस की ओर। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वाज नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि अगर एटम कोलैप्स नहीं करता, आगे पीछे घूमता है हमारे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, तो फिर एटम कोलैप्स क्यों नहीं करता, क्यों स्टेबल है, कैसे स्टेबल है। अगर आप स्पाइरल पाथ है तो फिर तो ऐसा होना चाहिए, वो नहीं रदरफोर्ड आंसर कर पाए कि क्यों नहीं कोलैप्स करता, ये कैसे स्टेबल है। दूसरी चीज़ आ गई, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आप देखेंगे केमिस्ट्री में ना, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपको बहुत एक्साइटिंग ये पता लगेगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एटम की, हर एक एटम की ना हम स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। लाइन्स आपने एक्सरे देखी होंगी कि हमारी हार्ट रेट कैसे चल रही है, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वैसे ही एटम्स के भी पीक्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, इसी के साथ आपके लिए एक विजुअल क्लिप मैंने ऐड की है, आप उसे देखिए और समझिए। Rutherford couldn't explain why atoms don't collapse. His model also failed to explain line spectra. It incorrectly predicted a continuous spectrum instead of the discrete lines we observe. आई होप ये विजुअल क्लिप आपको इमेजिन करने में बहुत मदद कर पाई होगी। अब ये आपके एक पिक्चर भी जोड़ी गई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी भाई।
तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी के मुख्य किरदार बोहर्स मॉडल की तरफ। पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट है आपका, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल heavy positively charged nucleus in the center and the electron revolves around it in circular orbits. Point to be noted your honor. तो बोहर कहते हैं कि हमारा जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि स्मॉल है, पॉजिटिवली चार्ज है और इर्द गिर्द में सेंट्रल सर्कुलर ऑर्बिट में आपका कौन घूम रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। An atom consists of a small, heavy nucleus. Electrons revolve around it in circular orbits. तो चलिए अब देखिए, ये है हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट। ये आप इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस आपका सेंटर पे है, इसकी एरो इतनी एलोंगेट नहीं है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट है। इस तरीके का सर्कुलर ऑर्बिट बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉलो करता है या उस पर रिवॉल्व करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ। तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनाइट ऑर्बिट इन विच दे डू नॉट लूज एनर्जी। सच ऑर्बिट्स इन विच एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स और एलोड एनर्जी स्टेट्स और स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। तो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को यहाँ इन्होंने समझा दिया कि देखो भाई, एनर्जी जो होती है वो सेम रहती है। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में, एक फिक्स्ड एनर्जी वाले स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, एनर्जी को लूज नहीं करता। जहाँ पर बोला गया था ना कि रेडिएट करेगा, रदरफोर्ड की ये लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को रेडिएट करेगा भैया, रिलीज करेगा मतलब, और फिर वो क्लोजर आ जाएगा न्यूक्लियस के। तो यहाँ पर हमारे बोहर जी कहते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा और अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा जिसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, जिसको हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं या फिर हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल या एलोड एनर्जी लेवल कहते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लिप्स और इन सभी पिक्चर्स से समझ आ रही होगी। देखिए, अब इसके जो साइड पे आपका एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है ना, ये EN इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन आपको अपने आंसर्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr विच इज इक्वल्स टू nh/2π। अब हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो h/2π आएगा, 2 डालेंगे तो 2h/2π आएगा और 3 डालेंगे तो 3h/2π आएगा। इसका मतलब एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन सब क्वांटाइज्ड रहता है। मतलब कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, जो मोमेंटम हमारा है स्टेशनरी ऑर्बिट का, उसका वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कुछ भी होगा 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय h/2π। अब h हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद 2π तो हमारा है ही कांस्टेंट, और ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब सिंपली ये है कि भैया जो आपका एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की, वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब उसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है भैया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंगुलर मोमेंटम भी ऐसा ही होगा। डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं होता कि 1.5 है, 2.5 है, 2/3 है, ऐसी वैल्यूज़ नहीं होती हैं। तो ये कहना चाहते थे बोहर। तो ये रही आपके थर्ड पॉस्टुलेट की और सेकंड पॉस्टुलेट की विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आप इस इमेज से भी स्टडी कर सकते हैं अपने सेकंड और थर्ड पॉस्टुलेट को। तो आप इस वीडियो क्लिप में देख ही चुके होंगे कि पर्टिकुलर वैल्यू जो n की होती है उसके लिए एक डेफिनाइट स्पेसिफिक वैल्यू एनर्जी की होती है। यही कहना चाह रहे थे कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब n की अगर वैल्यू 1 है तो एनर्जी इतनी ही होगी जितनी दी गई है, 2 है तो इतनी, 3 4 जो भी आपकी इमेज में रिप्रेजेंट की हुई है एनर्जी उतनी ही होगी। यही मतलब था कहने का कि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है। आपके फोर्थ पॉस्टुलेट में भी ऑलरेडी वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अब आप जान चुके होंगे कि एनर्जी एन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे आपकी एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है। मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए इतनी ही वैल्यू होगी, 13.6 और समथिंग 2.4 जो भी दी है उतनी ही होगी। तो यही आपके फोर्थ पॉइंट में भी लिखा गया है। तो भैया अब आपका फिफ्थ पॉस्टुलेट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और जब वो हायर से लोअर पे आता है तो एनर्जी को एमिट करता है। मतलब अगर आपने नीचे से ऊपर जाना है तो आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा। सिंपल, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी लगती है, यूज़ होती है, और जब हमने ऊंचाई से नीचे ढलान की तरफ आना होता है तो हम फील करते हैं कि हम कम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि जब लोअर टू हायर जाना है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, जब हायर टू लोअर आना है तो एनर्जी को एमिट करता है। देखिए इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कि कैसे एनर्जी अब्जॉर्ब होने पर इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जंप कर रहा है और लोअर में आ रहा है जब एनर्जी को एमिट कर रहा है।
Electrons can jump between energy levels. Absorbing energy moves them up. They also fall back down. This transition emits stored energy. तो इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को आप लिख लीजिएगा जो नोटबुक टाइप है। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे मूव करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। एज यू नो कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होती है ना, वो किसके बराबर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है और उसे आउटवर्ड पुश कितना लग रहा है, उसको बाहर की तरफ से कितना पुश या फोर्स लग रही है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्रेशन में भी लिखी हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है जी। Inside the atom, a delicate balance of forces exists. The nucleus pulls the electron inward. This attraction exactly equals the outward centrifugal force. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर, तो जो कि है द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, जिसको हम n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, वो एक्साइट होकर आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट या आउटर ऑर्बिट हम बोलेंगे। एक छोटा ऐसा कम सेंट्रिक होते हैं हमारे ऑर्बिट्स, तो वापस आ जाता है बीच वाले छोटे ऑर्बिट में, अंदर वाले ऑर्बिट में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। वही एक्साइटेड एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, और एनर्जी रिलीज करेगा या एमिट करेगा तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है जी। The lowest energy state is called the ground state. An electron absorbs energy, it gets excited and jumps to an outer orbit. It has to fall back to a lower orbit. This releases energy. ये रही आपकी सेकेंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर द 7th पॉइंट। आई होप आपको समझ आ रही होंगी ये सारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, आप बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये रहे आपके सभी पोस्टुलेट। पहला आपको पता ही है, न्यूक्लियस सेंटर में इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द, फिर आपका एंगुलर मोमेंटम, आपकी एनर्जी क्वांटाइज्ड, उसके बाद हमने आगे पढ़ा आपका ऑर्बिट्स की फिक्स्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो ये रहे आपके सभी के सभी पॉइंट बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट के। अब हम सारे पोस्टुलेट्स कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़ते हैं लिमिटेशंस की ओर। ये लिमिटेशन है आपकी कि बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया लाइन स्पेक्ट्रा को एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के। The Bohr model worked perfectly for hydrogen. It predicted its unique line spectra. But with more electrons, the model fails. It cannot explain complex spectra. अब दूसरी लिमिटेशन ये रही कि मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम एक्सरे में देखते हैं बड़ी बड़ी अलग अलग लाइंस होती हैं, ईसीजी में देखते हैं अलग अलग लाइंस होती है, वैसे ही डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनके सिग्नल के लिए लाइंस होती हैं। ठीक है, लाइंस बनती हैं, स्पेक्ट्रा बनता है। तो वो ही चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बोहर। हाइड्रोजन के लिए उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बाकी के हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन एटम्स के बारे में बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यही बताया गया कि मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस, उसमें भी छोटी छोटी हाइड्रोजन की भी डिटेल के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी, तो उनको बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। The Bohr model worked well for simple hydrogen. But high-resolution spectra revealed a problem. It couldn't explain why single lines split into multiple fine lines. अब तीसरी लिमिटेशन ये आ गई कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी, जो आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन में कि लाइन टाइप्स ही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में आने पर क्या होता कि वो स्प्लिट हो जा रही थी, और छोटी छोटी और लाइंस बन रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में और छोटी छोटी लाइन बन रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक एम से जीमन में भी एम लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन फील्ड आने की वजह से जीमन इफेक्ट, लाइन स्प्लिट हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो स्टार्क इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, लाइन्स की और स्प्लिटिंग हो रही है। और उनकी इंटेंसिटी, मतलब एक होता है ना छोटी पीक, फिर उससे बड़ी पीक, तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। एक है, दो है, घनी कितनी है, कितनी ऊंची है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो बोहर वो भी नहीं समझा पा रहा था, वो स्प्लिटिंग भी नहीं समझा पा रहा था और इंटेंसिटी भी नहीं समझा पा रहा था स्पेक्ट्रल लाइंस की कि भैया हो क्या रहा है। Bohr's model had further limitations. It couldn't explain spectral line splitting in magnetic or electric fields, nor could it explain their intensities. तो फोर्थ लिमिटेशन है बोहर्स मॉडल की कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि हमारे डी ब्रॉगली ने दिया था। तो इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर जो है नील बोहर ने कहीं डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर हम ज़्यादा देख रहे हैं कि पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रही जा रही है, लेकिन वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में ये हमारे जो बोहर जी हैं वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना ये मॉडल दिया है।
The Bohr model pictured electrons as tiny particles in fixed orbits, but it couldn't explain their dual nature. De Broglie proposed that matter also behaves. Electrons are actually standing waves around the nucleus. तो फिफ्थ लिमिटेशन ये है कि भैया बोहर ने हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, जो कि आपके सिलेबस में एक अलग टॉपिक भी है, कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बता सकते एक ही टाइम पर, तो वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए हमारे बोहर, तो दैट बिकम अनदर लिमिटेशन। बाकी आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन में से देखिए। Bohr's model depicted electrons moving in fixed, predictable orbits. But Heisenberg proved we cannot know both position and momentum. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक ही टाइम पर ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है और उसकी स्पीड कितनी है। अगर हमें स्पीड पता है या वेलोसिटी पता है तो हमें ये नहीं पता होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ। अगर हमें ये पता लगेगा ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इतनी देर इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ घूमकर कहीं और चला गया होगा कि हमारी पोजीशन की जो भी हमने एंटिसिपेशन की है वो गलत हो जाएगी। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर की ऐसा क्यों है। लास्ट पॉइंट है कि नो कंक्लूजन वॉज गिवन फॉर द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बार बार बोला जा रहा था कि भैया फिक्स्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम है, फिक्स्ड है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बोहर कि कैसे क्वांटाइज्ड है और क्यों क्वांटाइज्ड है, इतनी ही क्यों है। Bohr's model assumed fixed energy orbits for the electron, yet it offered no reason why energy was quantized. It remained an unexplained assumption. तो चलिए अब सारी की सारी लिमिटेशंस को बोहर्स मॉडल की हम एक ही समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। ये थी हमारी बोहर की थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और कुछ नहीं भी आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। छोटा सा टॉपिक है, पर हाँ विजुअली मैं आपको समझाना चाहती थी एक एक चीज़ें, तो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है। एग्जाम टाइम पर आप बिल्कुल टू द पॉइंट इसको देख सकते हैं और पॉइंट्स नोट करके आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और किस तरीके का कंटेंट चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।